श्रोताओं, दांत हमारे शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो न सिर्फ चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि आपके स्वास्थ्य में भी अहम किरदार निभाता है। लेकिन यदि हमारे दांतों में कोई तकलीफ हो जाती है तो दर्द से हमारी मुस्कान खो ही जाती है। साथ ही दांत की परेशानियां खान पान में भी मुश्किल पैदा करती हैं और इनका हमारे पूरे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आज दांतों की समस्याओं के प्रति आपको जागरूक करने, उनका निवारण करने के उद्देश्य से हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अली खान जी को। आप शासकीय पॉलीक्लिनिक चमेली चौक में पदस्थ हैं। साथ ही साथ आप शिशु एवं बाल दंत रोग विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं दांतों में समस्याओं की जी, हम इसमें जानना चाहेंगे कि सबसे जो आम समस्याएं क्या हैं जिनको आप आए दिन अपने क्लिनिक में देखते होंगे। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो लगभग बहुत सारे पेशेंट में होती हैं? देखिए, आए दिन जो समस्या दांतों की आती हैं वो मोस्टली डेंटल केरीज, दांतों में कीड़ा लगना, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। दूसरी समस्या ये देखी जाती है कि सेंसिटिविटी, डेंटाइनल हाइपर सेंसिटिविटी जो हम कहते हैं टेक्निकल टर्म में जी। वो काफ़ी देते हैं, दांतों में ठंडा गर्म लगना। और तीसरी है कि दांत हिलने लगते हैं। तो ये जो 3 चीज़ है ये मोस्ट कॉमनली हम आजकल दांतों में देखे जा रहे हैं ये समस्याएं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने पहली समस्या बताई कि केरीज या कैविटी, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? आजकल दांतों में कैविटीज बहुत ज्यादा सबको ही देखने आती है कि आम समस्या बन गई है। देखिए, जो कैविटी की प्रॉब्लम है वो मोस्ट कॉमन आम बात है, इसलिए क्योंकि अपनी स्नैकिंग जो बार बार जो हम खाते पीते रहते हैं जी। वो मेरे हिसाब से एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें ये होता है कि जैसे आपने कुछ खाया तो आपका जो पीएच है, पीएच जो बोलते हैं मुंह का, वो चेंज हो जाता है। यदि पीएच चेंज हो रहा है तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसको काम करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो जो पीएच मेंटेन करने के लिए फिर दांत को बहुत सा एक समय लग जाता है, 4-5 घंटे का। तो इस बीच आपने अगर यदि फिर एक बार कुछ खा लिया, अगेन पीएच चेंज हो गया, यदि फिर पीएच चेंज हो गया तो फिर से वापस वो बैक्टीरिया उसमें काम करने लगेगा। और ये एक मेन रीजन है अपना दांतों में कैविटी लगने का, स्नैकिंग की। दूसरी है कि अपनी ओरल हाइजीन जो हम मेंटेन नहीं करते हैं, कि मतलब 2 बार ब्रश नहीं करना, वो भी एक रीजन है अपना वैसा। जी डॉक्टर साहब, आपने ये कारण तो हमें बता दिए कि ये कारण है बार बार खाना, पीएच मेंटेन ना करना, पर इसके हमें क्या बचाव है जिससे हम बच सकते हैं? कैसे, क्या हमें बार बार कुल्ला करना चाहिए या कुछ और तरीके अपनाने चाहिए? देखिए, इसमें ये कि जब भी आप कुछ खा रहे हैं, जैसे आपने अभी कुछ नाश्ता किया है, तो मेरी ये सलाह है कि आप जाके कुल्ला कर लीजिए। जी। ठीक है, जो स्टिकी सब्सटेंस खा रहे हैं आप उनको अवॉइड करिए ज़्यादा खाना। जी। ठीक है, और ब्रश, अपनी जो ओरल हाइजीन है, दिन में 2 बार ब्रश करना, कुल्ला करना, आप इस चीज़ को अच्छे से मेंटेन करिए। यदि ये सब चीज़ मेंटेन हो रही है तो आपको दांतों की समस्या नहीं होने वाली है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों में क्या रहता है कि टॉफी, चॉकलेट, ये सारे आपने बताया स्टिकी सब्सटेंस जो होते हैं, सारे ही ऐसे हैं और ये बच्चे बहुत ज़्यादा खाना प्रेफर भी करते हैं। इस कारण बच्चों में कैविटी होना एक आम समस्या हो गई है। बच्चों को तो बार बार हम नहीं समझा सकते कि ब्रश करो, ये मत करो, तो क्या उनको इन सब खाने वाली चीज़ों का जो मात्रा है वो कितनी कंट्रोल करनी चाहिए? देखिए, मैं तो बच्चों को कभी मना नहीं करता कि चॉकलेट ना खाए। बच्चे हैं तो चॉकलेट और स्नैक्स ये तो होता ही है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो आप दिन भर में 4 बार दे रहे हैं चॉकलेट और स्नैक्स, आप उसको एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि ये चलिए शाम का टाइम है तो आप चॉकलेट और स्नैक्स दीजिए उनको। ठीक है, तो जब स्नैकिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो जो कीड़े लगने की समस्या है वो और भी कम हो जाएंगी। और नेक्स्ट थिंग, जैसे ब्रशिंग है, ब्रशिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो जैसे बच्चे छोटे हैं तो बच्चों का सुपरविजन मम्मी पापा करेंगे अपने साथ, उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन, उनकी जब वो उनके ही सलाह से वो ब्रश करना सीखेंगे। यदि उनमें एक आपने गुड हैबिट्स डलवा दी है ब्रशिंग की, तो वो बच्चा अपनी एज तक, लास्ट तक लेके चलेगा सुबह शाम की, क्योंकि वो एक आइडियल होते हैं देखने के लिए। तो वो एक चीज़ है। डॉक्टर साहब, सारी सावधानियों को रखते हुए अगर कोई किसी को कैविटी हो भी जाती है तो इसके क्या लक्षण होते हैं? कैसे पता चलेगा कि अब दांत में दर्द के अलावा अब गंभीर हो रहा है? देखिए, सबसे पहले जब कैविटी लगती है उसमें तो आपके दांत का कलर सबसे पहले चेंज हो जाता है। नॉर्मली अपने दांत का कलर वाइट होता है। जैसे कैविटी होना स्टार्ट हुआ तो उस
पार्ट का, उस एरिया का जो भी कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा, मतलब और ज्यादा वाइट दिखने लगेगा। तो ये एक फर्स्ट आपका साइन होता है कि कैविटी लगने का। यदि आप इस स्टेज में डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर इस स्टेज में उसको ठीक कर सकता है। नेक्स्ट होती है जैसे अब वो आपने इग्नोर किया उसको, आपने नहीं ध्यान दिया उसका, तो वो और आगे बढ़ता चला जाएगा। यदि वो आगे बढ़ेगा तो उसका रंग काला या ब्राउन हो जाएगा जी। अब तक आपको दर्द नहीं होगा, अभी तो नॉर्मल काला वाला दिखता रहेगा। ये स्टेज में भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। यदि इसके आगे आपका कीड़ा आगे जो बढ़ रहा है, कैविटी आगे हो रही है, तो उसमें फिर आपको दर्द और पेन स्टार्ट हो जाएगा। दर्द और पेन जब स्टार्ट हो जाएगा सर, तो इसके बाद इलाज क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, जैसे आपका जो कलर चेंज हो गया, व्हाइट स्पॉट आ गया, यदि आप इस टाइम हमारे पास आते हैं तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ हाई फाई ट्रीटमेंट नहीं होता, नॉर्मल एक ब्रशिंग और टेक्निक बताएंगे कि या फ्लोराइड एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, उससे हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। फिर उसके एक स्टेप आगे आप बढ़े हैं, ठीक है, जब वो हल्का सा काला काला दिख रहा है, पेन नहीं हो रहा है अपने को, तो इसमें हम लोग फिलिंग कर सकते हैं। इसमें काफी डिफरेंट टाइप्स की फिलिंग्स अवेलेबल होती है। आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके उस फिलिंग को आप भरवा सकते हैं। यदि आपने और इग्नोर किया या आपने ध्यान नहीं दिया तो ही आपका वो जो कीड़ा है वो आपके पल्प तक पहुंचता है, मतलब जो टिश्यू है वहां तक पहुंचता है। फिर आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर इसमें ट्रीटमेंट ये होता है कि हमको रूट कैनाल थेरेपी करना पड़ता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो कहते हैं जी। तो वो हमको हर दांत का करना पड़ता है, क्योंकि आपका इन्फेक्शन जो है वो पल्प तक पहुंच गया है। यदि आपने इसको भी इग्नोर किया जी। तो फिर आपका जो इन्फेक्शन है वो बोन तक चला जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसमें एब्सेस हो सकती है कि पस बन रही है, तो उसको ये एकमात्र ये है कि अगर यदि रूट कैनाल से वो ठीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको दांत को निकालना पड़ जाता है जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने 2 वर्ड्स यूज किए कि फिलिंग करते हैं या फिर रूट कैनाल करते हैं जी। इन दोनों में क्या अंतर है और फिलिंग और रूट कैनाल में किया जाता है? देखिए, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि दांत के 3 लेयर होते हैं जी। सबसे पहले एक एनामल जो व्हाइट कलर का जो हमको दिखता है, फिर उसके एक नीचे की लेयर होती है डेंटिन जो हल्की येलो कलर की होती है, फिर उसके नीचे रहता है अपना डेंटल पल्प। तो यदि फिलिंग में हम क्या करते हैं, फिलिंग में आपका मोस्टली जो कैविटी रहती है वो मोस्टली एनामल या डेंटिन में रहती है। तो हमको उतना ही भाग को जहाँ पे कैविटी लगी है उसको निकाल के हम उसको मटेरियल से फिलअप कर देते हैं। या आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सा मटेरियल फिल करना है। अपने पास मटेरियल के तौर पे सिल्वर अमालगम प्रेजेंट है और ग्लास आइनोमर सीमेंट जिसको हम GIC कहते हैं, और एक होता है आधुनिक टेक्निक है कॉम्पोजिट मटेरियल। तो कॉम्पोजिट मटेरियल्स भी अपने पास अवेलेबल है। और नेक्स्ट आपने पूछा था कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट आम भाषाओं में इसको हम नसों का इलाज कहते हैं, कि जो आपका जो कीड़ा है वो नस तक पहुंच गया है। तो इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें जैसे हमने आपको 3 लेयर बताई थी, तो कीड़ा आपका 3 लेयर तक पहुंच गया है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो आपका कैनाल ओपन करते हैं। फिर उसमें से जो भी गंदगी है अंदर वो फाइलों के थ्रू उसको साफ की जाती है। जब आपका कैनाल अच्छे से साफ हो जाता है तो उसको हम लोग मसाला भर के सील ऑफ कर देते हैं। फिर उसके ऊपर हम उसको एक कैप लगाते हैं जिसको हम क्राउन कहते हैं जी। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें आज बताई हैं। दांतों की सेहत पे बहुत कम लोग जागरूक हैं और जब तक दर्द नहीं होता तब तक तो डॉक्टर को दिखाने ही नहीं जाते। पूरे एरिया में ही कहूंगा कि ये इग्नोर करते हैं। तो बेसिकली आपको वेट नहीं करना कि हमको दर्द हो तो ही हम डॉक्टर के पास जाएं। मोस्टली डेंटल में ये देखा जाता है कि आपको साल में 2 बार तो आपके डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। यदि वहां से अगर छोटी सी भी कैविटी है तो उसको हम फिलिंग करके ही ठीक कर सकते हैं। ये जब हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो हम आगे उसको इनवाइट कर रहे हैं कि और ट्रीटमेंट आगे बढ़ाया जाए करके जी। उसमें आपकी विजिट भी बढ़ रही है, उसमें आपका खर्चा भी बढ़ रहा है, उसमें सब कुछ हो रहा है। हाँ, और समस्याएं भी बढ़ रही हैं जी। और समस्याएं ऐसी हो जा रही हैं कि फिर बाद में उसका एक यही इलाज बचता है कि रूट कैनाल करवाइए जी। क्या रूट कैनाल कराने से एकदम दर्द में आराम मिल जाता है और दोबारा तो नहीं कराना पड़ता ऐसा? देखिए, आजकल जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है उसमें भी काफी एनहांसमेंट आया हुआ है जी। तो मोस्टली जो पेन रिलीफ आपके फर्स्ट सिटिंग में ही हो जाता है। यदि आपका पल्प जो हमने कहा था 3rd लेयर है, और यदि वो निकल गया, अच्छे से सफाई हो गई, तो आपको पेन नहीं होने वाला है। यदि आपने थोड़ा स्टरलाइजेशन में कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपका जो सामान जो हम यूज करते हैं उसमें सफाई अच्छे से नहीं है, तो उसमें री इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमको रूट कैनाल फिर से भी करवाना पड़ सकता है।
जी डॉक्टर साहब, रूट कैनाल हो गया, ये हमारे दांतों में कैविटी हो गई, इसके अलावा भी एक गंभीर समस्या होती है सेंसिटिविटी की। जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या ये जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलती हैं ये कितनी सेफ है? देखिए, जो आपने सबसे पहले सेंसिटिविटी की बात की है, सेंसिटिविटी मतलब कि आपकी फर्स्ट लेयर जा चुकी है, ठीक है। जो नेक्स्ट लेयर है, डेंटिन जो लेयर है, उसके अंदर का फ्लूइड्स है, उसके कारण अपने को ठंडा गर्म लगता है, जो हम आम भाषाओं में ठंडा गर्म कहते हैं कि सेंसिटिविटी लग रही हो रही। तो इसमें जो आप दवा का पूछ रही हैं, तो मैं ये बता दूं कि दवा का कोई रोल ही नहीं है, आपको टेम्परेरी रिलीफ देने वाला है ये, कि जब तक आप दवा खाएंगे तब तक आपको आराम है। तो इसमें मोस्टली जो सेंसिटिविटी पाई जाती है वो एक एट्रीजन होता है, मतलब कि आपके दांत घस गए हैं। दांत घसना मतलब जैसे आपने तंबाकू, गुटखा या डली खा रहे हैं चबा चबा के, तो उससे आपके दांत एनामल लेयर चला जाता है। दूसरा है कि आपका कोल्ड ड्रिंक्स का इंटेक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एसिड आपके इसमें ज़्यादा हो रहा है, उसके वजह से भी आपको एब्रेशंस हो जाते हैं। तीसरा है कि हम जब दांत ब्रश करते हैं टूथब्रश से, तो बहुत ताकत लगा के घिसते हैं उसको, तो इस कारण भी एनामल लेयर ऑफ हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या इसका ट्रीटमेंट उपाय ये है कि सबसे पहले हम जो एरिया में है देखेंगे केस कैसा है। अगर फुल माउथ है उसका ट्रीटमेंट अलग है, सिंगल टूथ है उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो सबसे पहले इसमें हम फिलिंग करके देखेंगे, जिस एरिया में एनामल निकला हुआ है उसको एक फिलिंग कर दें। यदि फिलिंग निकल जा रही है तो उसको हम कैपिंग कर सकते हैं, क्राउन पहना दें जी। बट इसमें मैंने 2 ट्रीटमेंट नए देखे हैं जो मैंने अपने पेशेंट्स में भी किए हैं। एक है ओजोन ऑयल। ओजोन ऑयल आप एक बार लगा दीजिए उसको, फिर ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो सेंसिटिविटी काफ़ी हद तक कम की गई है। और दूसरा जो है सेंसिटिविटी के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ फ्लोराइड जेल। फ्लोराइड जेल लगाने से भी बहुत से पेशेंट को बहुत हद तक सेंसिटिविटी कम हुई है उनकी जी। लेकिन ये सारे जो आप उपाय बता रहे हैं ये पेशेंट को डॉक्टर के पास आके ही करवाने हैं, नहीं तो खुद से गए और मेडिकल स्टोर पे और खरीद लाए। जी जी जी, ये तो मेडिकल स्टोर से आपको दवा तो लेनी ही नहीं है। सबसे पहले आपको तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही दवा लेनी है, और जो ट्रीटमेंट जो है वो तो आपको नॉर्मली ही डॉक्टर ही बताएगा कि फिलिंग करना है या पेस्ट करना है या कुल्ला करना है, तो वो अपने हिसाब से ही जज करके बताए कि क्या होगा आपके लिए, क्या सुटेबल है सबसे अच्छा। जी डॉक्टर साहब, सेंसिटिविटी के केस में कई बार ये भी होता है कि लोग जैसे ठंडा या गर्म लगने लगता है तो उसको खाना ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अब मेरा सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या ये सही है कि खाना बंद कर देने से सेंसिटिविटी सही हो जाती है? नहीं, तो पूरी बात गलत है। तो आप कुछ भी लेंगे तो सेंसिटिविटी होने वाली। ये तो मैंने कहा था ना आपसे कि ये तो फ्लूइड्स चेंज होने से सेंसिटिविटी होगी, और उसकी ऊपर की लेयर जो हमने कही थी एनामल, वो तो वापस नहीं बनती, वो सिर्फ एक ही बार बनती है। जब एक बार आपका दांत पूरा ग्रो हो जाता है तो उसके बाद वो फिर वो एनामल कभी नहीं बनता है। एक बार एनामल बन गया वो बन गया, और अगर एक बार निकल गया वो निकल गया, फिर वो दोबारा नहीं बन सकता। जो सेल्स नहीं रहते ना बॉडी के अंदर अपनी। जी जी जी, मतलब श्रोताओं हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने दांतों का कि कभी ऐसा ना हो कि जो एक बार चीज चली गई तो चली गई। जी डॉक्टर साहब, हम दूसरी बात पर आते हैं। एक दूसरी समस्या होती है, कई बार बच्चों में खेलते समय दांत में चोट लग जाती है, या कभी एक्सीडेंट में होता है कि दांत में चोट लग गई, या कुछ खा रहे हैं उसको निकालने के चक्कर में दांत ही टूट गया। दांतों में जो चोट लगती है उसके बाद दांत काला सा पड़ जाता है, उसमें क्या इलाज करवाना चाहिए, या उसको जो ट्रीटमेंट होता है वो कितना लंबा चलता है? देखिए, सबसे इसको हम लोग कहते हैं कि ट्रॉमा हो गया, डेंटल ट्रॉमा करके हम लेबल करते हैं इसको अपने इसमें। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि दांत लग गया, दांत निकल गया, आपका दांत हाथ में आ गया, आपको कुछ नहीं करना है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास विजिट करना है, आपका डेंटिस्ट। यदि आपका दांत, जो पक्के दांत होते हैं, जब बच्चे खेल रहे हैं दांत निकल गए हैं, तो उसको आपको किसी चीज में कैरी कर लीजिए। तो सबसे अच्छा माध्यम होता है कैरी करने का कोकोनट वाटर, नारियल पानी जो होता है, उसमें आप ले जाके, कि उसमें रखने से ये होता है कि आपके जो सेल्स हैं अंदर वो वायबल होते हैं, और आपके डॉक्टर को काम करने के लिए काफी टाइम मिल जाता है जी। फिर ये डॉक्टर आपका उसे दांत को फिर से उस जगह पे लगा के स्प्लिंट कर देता है, और आपका दांत फिर से पहले जैसा हो जाता है। उसके अंदर फिर हम वापस से रूट कैनाल ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं और एक क्राउन लगा के पेशेंट को दे देते हैं। सबसे पहले इसमें जब भी ट्रॉमा हुआ है आपको, तो आपको आपके डॉक्टर के पास विजिट करना है, फिर वो डिसाइड करेगा कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होने वाला है आपका आगे का। जी
डॉक्टर साहब, जैसे पूरा दांत निकल जाता है तब तो वो दोबारा लग सकता है, लेकिन अगर किसी का आधा दांत टूट गया तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, आधा दांत टूट गया, थोड़ा सा टूट गया, अगर आपको वो चीज मिल गई है आधा दांत, तो आप फिर हमारे पास लेके आइए उसको, वही नारियल पानी के अंदर डाल के, ठीक है, या फिर कोई कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो अपने होठ के अंदर दबा के रखिए। बट ध्यान ये रखिएगा कि आप अंदर गटक ना लें उसको, ठीक है। तो आप फिर हमारे पास लेके आइए उसको, हम फिर से रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे। यदि दांत हिल रहा है तो उसको स्प्लिंट करेंगे, मतलब दांत को बांधेंगे। फिर जो आपका टुकड़ा है दांत को, उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में जैसे बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखा जाएगा कि क्या करना है हमें। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि दांत खो गया, अब नहीं है दांत, और उस टूटे हुए दांत को उस वक्त तो उसने कोई परेशानी नहीं की, लेकिन आने वाले समय में उसमें प्रॉब्लम होने लगी, तब उसका इलाज संभव है कि नहीं? हाँ जी, इसका भी इलाज संभव है। जैसे आपका दांत खो गया है, नहीं मिल रहा है, सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करिए। फिर वो डिसाइड करेगा कि आपको आगे का क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा। जैसे आपका दांत नहीं है, तो सबसे पहले उसमें जब आपका घाव भर जाएगा अंदर का, तो उसके बाद हम इसमें आरपीडी दे सकते हैं। आरपीडी मतलब कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, मतलब कि आपकी बत्ती निकालने रखने वाली हो सकती है जी। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें फिक्स पार्शियल डेंचर, मतलब आपकी बत्ती जो रहेगी वो फिक्स रहेगी उतने एरिया। और थर्ड ऑप्शन अब जो लेटेस्ट है आजकल वो है डेंटल इम्प्लांट जी। ये 3 सुविधा हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, ये तो दांत में चोट की बात हुई हमारी, और आपने बहुत डिटेल से बताया भी हमको कि कैसे करना है, और बहुत मुझे लगता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जी। श्रोताओं को पता होना चाहिए कि उसको कैसे कैरी करना है, कहाँ दिखाना है डॉक्टर को। अब हम बात करते हैं दूसरी दांतों की समस्याओं के बारे में, जो एक आम समस्या के रूप में भी होता है कि लोगों को पायरिया की समस्या होती है, जैसे मुंह से दुर्गंध आने लगती है जी। ये पायरिया की समस्या क्यों होती है और इसके लक्षण क्या है? देखिए, इसके लक्षण सबसे पहले ये कि आपको जब भी आप बात कर रहे हैं किसी से, तो उसमें आपको बदबू आना स्टार्ट हो जाती है पायरिया में। तो इसमें ये होता है कि आपको इसका जड़ से इलाज करना है। तो इसमें 2-3 रीजन है। यदि अगर आपका पेट में कुछ इन्फेक्शन है या खराब है तो इससे भी बदबू आती है। नेक्स्ट, यदि आपने प्याज खाई हो, लहसुन खाया हुआ, तो इससे भी बदबू आती है। और तीसरी थिंग अपनी पायरिया होती है जी। ठीक है। तो इसमें ट्रीटमेंट ये है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे, वो आपके मशीनों द्वारा दांतों की सफाई करेंगे। सफाई करने में जितनी भी गंदगी अंदर से है सब एक बार निकल जाएगी, तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगा। जी। कई बार ये भ्रम भी हो सकता है या फिर हकीकत है, ये तो आप बताएंगे। जी। लोगों में ये डर रहता है कि हम दांतों की अगर सफाई करवाएंगे तो हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे, कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। आपके दांतों की सफाई करने से दांत कमजोर नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते हैं। देखिए, सफाई करने में क्या है कि ये जो अपना गंदी चीज है, जो हम कैलकुलस करके बोलते हैं इसको टेक्निकल टर्म में, तो ये कैलकुलस हम निकालते हैं जी। तो ठीक है, जैसे आपने कैलकुलस निकाला तो जो आपका जो गम्स है, जो मसूड़े हैं, वो कुछ हद तक नेचुरली ग्रो करके वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो इसलिए अपने को साल में 2 बार तो मिनिमम डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, ताकि जो भी गंदगी चीज है वो खुद निकाल दें वहां से। जी। डॉक्टर साहब, हमारे कई श्रोता ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पहले तो बहुत पान मसाला खाया होता है, फिर उसके बाद उनकी शादी होने वाली होती है या कुछ और होता है, वो चाहते हैं कि उनके दांत भी जगमगाते रहें। तो इस वक्त उनको क्या जैसे डेंटल पॉलिश होती है या ये सब करवाने चाहिए? ये हमारे दांतों की सेहत के लिए कितने सही हैं? इनको करवाने से कोई नुकसान तो नहीं होता है? देखिए, ये जो आपने कहा है ये तो एस्थेटिक में चला जाता है, सौंदर्य जो हम लोग बोलते हैं सुंदर देखने के लिए जी। तो अगर यदि आपके दूल्हा दुल्हन को अच्छा दिखना है तो वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे, और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आते हैं। अभी आपने ये मुझसे कहा कि गुटखा पान मसाला खाते हैं, तो अब ये कि उनके स्टेन्स देखे जाएंगे कितने हैं जी। यदि उनको स्टेन्स जो हैं, जो गंदगी उनके अंदर जमी हुई है, वो बहुत गंदा है, तो उसमें आपकी पॉलिशिंग करा के भी आपको कुछ नहीं रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसमें एक स्टेप हम आगे बढ़ के इसमें हम कैपिंग जाते हैं। कैपिंग के लिए हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, आप डेंटल कैप लगाइए। बट कैप में भी अलग अलग वेरिएशंस हैं, जो पेशेंट्स के इनकम के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा पेशेंट के लिए अपने। जी। मेरा सवाल डॉक्टर साहब यहाँ पर ये है कि ये सब जो सौंदर्यकरण के लिए हम दांतों में पॉलिश करवाते हैं, कैपिंग करवाते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता है आगे चलकर? नहीं, इनका तो कोई नुकसान तो नहीं होता है।
एट द एंड आपको जब आपने ये सब ट्रीटमेंट कराया है तो इसको आपको बहुत संभाल के रखना है ना। यदि आप वापस प्रीवियस जैसा पहले रखते थे वैसा रखेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान है। यानी मतलब खाने पीने में भी सावधानी रखनी है, चाय कैफीन ये सब। देखिए पॉलिशिंग जब आपने करवाई है तो नेचुरली चाय कॉफी से तो स्टेन्स होते ही होते हैं जी। तो हमको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है इसमें जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमें ब्रश जो है वो कितने बार करना चाहिए ताकि हमारे दांत सही रहें, ये जो बीमारियां हैं हमें बिल्कुल ना हो, और ब्रश करने का जो सही ढंग है वो कैसा है, ये सब हमारे आप श्रोताओं को बताइए ताकि दांतों में कोई समस्या हो ही ना। देखिए नॉर्मली जो ब्रश करना है आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है। जो आपका टूथ ब्रश होता है वो बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला होना चाहिए, मुलायम एकदम। जब आप अंगूठे से छुएं तो आपको एकदम सॉफ्ट फील होना चाहिए, वो एकदम मुलायम रहना चाहिए जी। थर्ड थिंग कि जो आपका टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट आपको पूरा भर के नहीं लेना टूथब्रश पे, उसके हाफ ऑफ द साइज लेना है, ठीक है। और दिन में 2 बार आपको सुबह शाम ब्रश करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि रात में आपको जरूर से ब्रश करके सोना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो आपका टूथब्रश है उसका 1/3 हिस्सा आपका दांत पे होना चाहिए और 2/3 हिस्सा आपका मसूड़े में होना चाहिए। और 30 डिग्री एंगुलेशन में आपको उसको धीरे धीरे गोल गोल घुमाना है अपने को। और एक बार में 3 दांत को ही ब्रश करना है। पहले आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, करते करते आप फ्रंट पे आए, और ध्यान ये रखना है कि अपने को अंदर की तरफ है दांत, जीभ की तरफ है, जो तालू की तरफ है वहां भी ब्रशिंग करना है। मोस्टली क्या देखा जाता है कि लोग से बाहर का ब्रश कर लिया और अंदर को भूल गए और गंदगी अंदर जमती है अपनी पूरी। तो वो चीज को भी ध्यान रखें। और एट द एंड जब आपने पूरा ब्रश कर लिया तो आप अपनी जीभ को भी क्लीन करें। टंग क्लीनर, जीभ क्लीनर आता है तो उसको भी आप यूज करें, तो उससे भी आपका जो हैलिटोसिस है, जो बदबू की शिकायत है, वो भी कम हो जाएगी जी। और ब्रशिंग की जो स्पीड होती है बहुत स्लो होनी चाहिए। एकदम ताकत लगा के ब्रश नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से अपने को ब्रश करना है जी। देखिए मैं आपको यही कहूंगा कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टिकी फूड्स है, अब अनहेल्थी फूड्स है, अब वो सब अवॉइड करिए। यदि वो सब आप अवॉइड करते हैं और आपकी जो ओरल हाइजीन अच्छी रहती है तो मेरे को नहीं लगता कि शायद आपको दांतों की समस्या हो सकती है जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां हमें बताई, बहुत महत्वपूर्ण बातें आज बताई हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे इससे बहुत लाभान्वित होंगे और अपने दांतों का ख्याल वो जरूर रखेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।